आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 7 है, पॉलिटी की क्लास 7 है। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मूल अधिकारों पे रहने वाला है और टू द पॉइंट रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप केवल उतना करेंगे जितना मैंने बता, अभी ये नहीं कि आप, मैंने इतना बड़ा लिखा है तो आप भी उतना लिखें, कोई मतलब नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ आप उसी को ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए। मौलिक अधिकार आपके जो है वो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक, इसमें एक चीज जो है कि आपको यहाँ याद रखनी है कि जो मौलिक अधिकार है, जब हमारा जो मूल संविधान बना था उस समय इनको परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन अब वर्तमान समय में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं, वो मौलिक अधिकारों का जो एक तरीके से इसका जो इसकी व्याख्या कर करके इनको परिभाषित करता रहता है। कि जैसे आपने अभी जल्दी में देखा था कि भाई जो इंटरनेट पे जो प्राइवेसी है वो मौलिक अधिकार है ना, इस तरीके से। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको समय समय पे परिभाषित करता रहा है, लेकिन मूल संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया था। अब हम देख लेते हैं मूल अधिकार भाई क्यों। सीधी सी बात है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जरूरी है। जब तक उसे कुछ अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वो अपना विकास कैसे करेगा। मान लीजिए किसी को अधिकार दिया गया कि वो भाई अपना व्यवसाय कर सकता है सब कुछ, तो भाई ये उसके विकास के लिए जरूरी है। तो इनका ये एक उद्देश्य क्या होता है कि भाई व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, नैतिक बल और अधिकार प्रदान करते हैं, और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपको कोई मौलिक अधिकार है और कोई व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, है ना, तो आपको अगर वो कुछ कह रही है तो आपको पता है कि हमें पहले से अधिकार दिए गए, तो आप उन्हीं अधिकार के आधार पर इन पे प्रतिबंध लगाते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस बेस पे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पढ़ने वाला है वो ये है कि भाई ऐसे अधिकार जो संविधान में शामिल हैं तथा राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए गए हैं उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इनका उद्देश्य वही राज्यों पर प्रतिबंध लगाकर मर्यादित शासन करना है। एक तरीके से देखा जाए ये राज्यों को निरंकुश होने से रोकते हैं। हमें हमें क्या करते हैं, हमें अधिकार देते हैं, हमारे विकास के लिए आवश्यक है। अब हम इसकी उस पे चले जाएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री पे कि भाई सबसे पहले 1215 में आपका इंग्लैंड में जो सम्राट जॉन थे उन्होंने एक मैग्ना कार्टा चार्टर जो था उसके वो निकाला था। ये जो चार्टर था वो स्पेशली कुछ उसमें अधिकार दिए गए थे वहां के नागरिकों को। तो चूंकि ये बहुत पहला था और ये मैग्ना चार्टा मतलब इसको नाम दिया गया था, तो कुल मिला के इसी को मैग्ना चार्टा को जननी कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको मौलिक अधिकार का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई, मैग्ना चार्टा से। किस देश से हुई, इंग्लैंड से। ये तो इस बात को याद रखिए, सबसे पहले 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा चार्टर लाया गया था इंग्लैंड के सम्राट जॉन, जो किससे संबंधित है, जो जिन्होंने सबसे पहले मैग्ना चार्टा में अपने लोगों को अधिकार दिया था, तो मौलिक अधिकार का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स लाया गया था। ठीक है, 17 जरूरी नहीं है तो आपको याद करना तो कर लें। 1789 में फ्रांस में मानव अधिकार करके ऐसे कुछ आया था, घोषणा पत्र। हम अपनी बात कर लें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र आया था। आपको 1858 याद होगा, 57 के युद्ध के बाद 1858 अधिनियम आया था। उसमें भारतीय मूल अधिकारों को देने की बात की गई थी, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो हमारी शुरुआत 1858 में हो गई थी। फिर 1925 में पहली बार एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया जो बिल था उस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट था, उसने 19 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था, जिसमें से 10 मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन यही बन गया कि भाई कि जो मूल संविधान में मतलब संविधान में स्टार्टिंग में नेहरू रिपोर्ट में कितने अधिकारों को ऐड करनी हो, तो 19, लेकिन हुए कितने थे, 10। और आपको पता है कि इस समय कितने हैं, 11। तो क्या नेहरू रिपोर्ट में 1928 में संविधान मतलब मौलिक अधिकारों की बात हुई थी, वो 19 हुई थी, लेकिन फिर उस नेहरू रिपोर्ट में 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई मौलिक अधिकार हमारे तो इतने ही हैं, पहले 7 थे फिर एक हटा दिया संपत्ति तो 6 हो गए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है। ठीक, इधर 1936 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकारों का प्रारूप कांग्रेस की बैठक में प्रस्तुत किया। जो ये था कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, अधिवेशन पूछा जाए ये, वैसे पूछा जाए सबसे पहले ये, और ये देखा है तो ये, और इससे भी पहले देखा जाए तो 1858 वाला याद रखेंगे।
फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने क्या किया, मौलिक अधिकारों के लिए, संविधान के लिए एक उप समिति बनाई। उसके अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इन्होंने कहा था ये मौलिक अधिकार जिन्हों तुरंत दिया जा सकता है उनको भाग 3 में रख दीजिए, जिनको भविष्य में दिया जा सकता है उनको भाग 4 में, और जो भविष्य में दिए जा सकते हैं उनको डीपीएसपी कहा गया, मतलब नीति निर्देशक तत्व कहा गया। आप देखते हैं बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो मौलिक अधिकार में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही मतलब भविष्य में होने थे ये, तो भविष्य वाले अब धीरे धीरे जैसी परिस्थितियां अच्छी हो रही है हम उनको देते जा रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखेंगे, ठीक है। ये नेहरू रिपोर्ट था और सबसे पहले 1858 ही है, और सबसे पहले अगर जन्मदाता की बात होगी तो इंग्लैंड। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई सिर्फ भारतीयों के लिए कौन से हैं मौलिक अधिकार, तो याद रखेंगे 15, 16 इधर और 29, 30 क्रम है ये, 15, 16, 29, 30, बस आपको बीच का 19 याद रखना है, 15, 16, 29, 30, बीच का 19, ये करा एक साथ, ये एक साथ, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। अब मूल अधिकार अपनी प्रकृति के अनुसार नकारात्मक है, जो राजा के विरुद्ध है, सीधी सी बात है। जो प्रकृति देखी जाए तो ये किसी ना किसी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, सबसे नकारात्मक किस पे प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य के विरुद्ध प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। अब मौलिक अधिकार के प्रकार देख लेते हैं। पहला समता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 है, संस्कृति और शिक्षा 29-30 है, और संवैधानिक उपचार 1900 कह रही हूँ, अनुच्छेद 32 है, ठीक। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, देखिए यहाँ मूल संविधान की बात होगी, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, और ये 300 में पहुंच गया, 300A में, ठीक। मूल अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। पूर्ण अधिकार क्या होता है कि एक बार अब इनको मिल गए, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ये जैसे चाहे वैसे करें, तो कोई भी अधिकार, पूर्ण अधिकार सिर्फ एक है, उस पर बात कर लेंगे, कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, मतलब इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप देखते हैं समय समय पर मौलिक अधिकार जब आपातकाल ये सब होता है तो इनको मतलब कम कर दिया जाता है ना, एक तरीके से उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो पूर्ण अधिकार कहाँ हुए। यह संविधान में प्रावधान किया है कि राज्य सार्वजनिक हित में मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक। अब कुछ किन्हीं परिस्थितियों में मौलिक अधिकार जो है स्थगित होते हैं। एक तो क्या, अनुच्छेद 33 के तहत सेना सदस्यों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, संसद ऐसा नियम बना सकती है। अब सेना भी कहने लगे कि भाई हमें बोलने की आजादी है, तो फिर तो वो बोलेगी, तब तो हो गया काम। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ जब भी लागू होता है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, उसमें सारे कायदे कानून जो होता है वो देखता है, ठीक है, सेना देखती है, आर्मी देखती है, और उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। फिर अनुच्छेद 352 जब देश में आपातकाल लगाओ, तो इन परिस्थितियों में आपके जो हैं ये मूल अधिकार वो स्थगित होते हैं। फिर अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं होगा। हुआ क्या था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अब इनके जो विपक्ष के लोग थे इन्होंने क्या किया था, उनको मतलब एक तरीके से कि भाई इनके सारे अधिकार छीन लो, अब ना उनको बोलने की आजादी, ना उनको मतलब ना उनका जीवन की आजादी, कुछ नहीं बची, तो सब छीन लिया। फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो जब विपक्ष वाली जो थी वो जब अपने पक्ष में आई, मतलब अपनी सत्ता में आई, तो उसने सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन लाया। जितने भी अच्छे, एक तरीके से देखा जाए 44वें संविधान संशोधन में जितने भी रिफॉर्म किए गए हैं वो एक तरीके से विपक्ष पे जब बीता था, तो उस विपक्ष ने जब उस पे जो चीजें बीती थी उसी बीते के से अनुभव प्राप्त करते हुए चीजें की थी। आप देखेंगे 44वें संविधान संशोधन में ज्यादातर अच्छी चीजें हैं, जैसे 20 और 21 किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आपकी किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं होती, इस तरीके के संविधान संशोधन लेके आए थे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 368 पे बात हुई कि भाई संसद संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है, ऐसा था। फिर मूल अधिकार को हमें पता है अनुच्छेद 368 है जिसमें संविधान संशोधन होता है, तो भाई संसद संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार, लेकिन ये संशोधन कैसा होगा, बहुत हार्ड होगा, कठोर होगा। मूल अधिकार को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है, ठीक है, और इसमें संशोधन या इसका समापन कौन कर सकता है, वो संसद कर सकती है, लेकिन स्थगित राष्ट्रपति कर सकता है। हाँ, क्लियर कर लेंगे डाउट। फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया
A2 याद कर लो। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे मूल अधिकार स्थगित ही नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ स्थगित हो जाते हैं आपातकाल इन सब में, तो वहां नहीं, ये भी नहीं होता। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 है ना, तो वहां देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में साफ साफ राज्य की परिभाषा दी है वो। अब यहाँ राज्य का मतलब क्या होगा भाई? ऐसी संस्था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा संचालित हो, उनके अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करती हो तथा उसमें जनता का पैसा लगा हो, ऐसी कोई भी संस्था होगी और उनमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये वाले लक्षण होंगे, तो वो राज्य कहा जाएगा। ठीक है, अब कभी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे या कुछ पूछे, आप देखेंगे इतनी सारी चीजें कि भाई हाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का पैसा लगा है, सरकार संचालित कर रही है, नियुक्ति कर रही है और जनता का धन लगा है, तो समझ जाना वो सरकारी न्याय है, राज्य के श्रेणी में आता है। और नियम बनाने का अधिकार, लागू करने का अधिकार, उल्लंघन दंड देने का अधिकार, ये सब चीजें शामिल होती हैं। ऐसी संस्था निकाय जिसमें नियम बनाने का अधिकार, लागू करने का अधिकार तथा उल्लंघन करने और दंड देने का अधिकार हो, उसे हम राज्य में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य में ये सारी चीजें आएंगी। फिर मूल अधिकार से कुछ असंगत विधियां हैं, जैसे अनुच्छेद 13 बहुत बार पूछता है कि अनुच्छेद 13 एग्जैक्टली है क्या। ये मूल अधिकार को बहुत स्पेशल बना देता है। कैसे कि मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी या आधार स्तंभ कहते हैं अनुच्छेद 13 को। कैसे कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है कि जब भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ आएगा तो वहां संविधान ही सर्वोच्च हो जाएगा, मतलब संविधान सर्वोच्च हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ये संवैधानिक प्रावधानों को संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, इनके बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता देता है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व तो आर्टिकल 13 ने किसको दिया है? संविधान को, कि जो संविधान है वो उसकी सर्वोच्चता स्थापित हो रही है किस संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझा देती हूँ कि भाई मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 13 है वो कहता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्राथमिकता है, इसमें संविधान में जो प्राथमिकता की बात की गई है वो मौलिक अधिकार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। किससे ज्यादा? संसद और विधानमंडल अगर कोई भी नियम कायदे कानून बनाएगी, ऐसे में अगर कहीं मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ फंस रहा है तो ऐसे में जो है मौलिक अधिकार की चीजों को सबसे पहले देखा जाएगा संविधान में, इनकी चीजों को, इनके नियम कायदे कानून को बाद में देखा जाएगा। तो आर्टिकल 13 का यूज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, 13 में कुछ चीजें शामिल है तो और चीजें क्लियर हो जाएंगे। भाई 13 में प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित प्रावधान समाहित है इस 13 तहत। आच्छादन का सिद्धांत, जिसको ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन विधि, पृथक्करण का सिद्धांत, अभिव्यंजन का सिद्धांत और भूतलक्षी सिद्धांत। ठीक है, इन पे बात करें। हमारे लिए जो आर्टिकल याद करने वाले हैं वो ये कि आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत 13 फर्स्ट क्लॉज है उसमें है, 13 1 में है। न्यायिक पुनर्विलोकन 13 2 में है और विधि वाला जो है वो 13 3 में। बाकी इन सबसे मतलब नहीं, लेकिन ये पूछे जाते हैं 13 2 13 3 और 13 1। ठीक है, रोमन गिनती में। इसमें क्या होता है, अब इनका एक एक पढ़ लेते हैं। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत है, पहला क्लॉज में क्या है भाई, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार द्वारा संविधान पूर्व विधियों को आच्छादित या ढक लिया गया है। इसमें संविधान पूर्व, मान लीजिए ये संविधान यहाँ बन गया है, बन रहा है, ये बन चुका है, इसके बाद की स्थितियां हैं, तब संविधान ऐसे काम करेगा इस संबंध में। अब इससे पहले की, तो इसने क्या किया है, इस मौलिक अधिकार द्वारा, इस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार द्वारा संविधान से पूर्व विधियों को, मतलब इनको ढक लिया गया है। इस आर्टिकल ने, आर्टिकल 13 फर्स्ट ने, आच्छादन ने इस चीज को ढक लिया है। इसको जब जैसे ढक लिया है तो इससे क्या हुआ कि संविधान पूर्व जो विधियां हैं वो निष्क्रिय हो गई हैं। कभी ऐसा कुछ होता है भविष्य में कि कभी मौलिक अधिकार समाप्त होंगे, जैसे ये वाला आर्टिकल 3 समाप्त होगा तो संविधान पूर्व विधियां अपने आप लागू हो जाएंगी। तो यहाँ बस इतना जानना है, ये एक तरीके से इनको आर्टिकल 13 फर्स्ट में सीधा सीधा संविधान की पूर्व जो विधियां हैं वो निष्क्रिय कर दी गई हैं। ठीक है, किसके थ्रू? मौलिक अधिकारों के थ्रू। आर्टिकल 13 ने एक शक्ति दी है कि मौलिक अधिकार द्वारा संविधान की पूर्व विधियों को ढक लिया जाता है, जिससे इसे आच्छादित करने से संविधान की पूर्व जितनी भी विधियां हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगी। जैसे ये ढका, मान लो जो ढका था, जैसे ये खत्म हो जाएगा वैसे ये पूर्व की विधियां फिर से सक्रिय हो जाएंगी। तो यहाँ आप अगर चीजें थोड़ी सी वो लगे तो यहाँ कुछ परेशानी हो, बस आच्छादन समझना। आच्छादन का मतलब क्या है कि संविधान पूर्व विधियां जो हैं वो ढक ली गई हैं। ठीक है, फिर
यहाँ पे दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन है वो 13(2) में है। इसका अर्थ होता है कि संसद और विधानमंडल द्वारा जितने भी नियम हैं उनको देखना कि वो भाई सही बने हैं कि नहीं बने, संविधान के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं। ऐसा तो नहीं कि विधि का उल्लंघन किया गया हो। तो इस मैटर में एससी और एचसी, मतलब एससी और एचसी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इस मैटर को देखते हैं आर्टिकल 137 के तहत। और ठीक है, इसके तहत इनको ये शक्ति दी गई है कि संसद और विधानमंडल जो भी नियम बनाएगा उनको न्यायालय देख सकता है कि भाई ये सब विधि का से बने हैं कि नहीं बने हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अभी जब आगे जाएंगे तो एक ऐसा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं है। तो इसलिए ये वाला दोनों अंडरलाइन कर लेना। फिर हमारे मतलब के यहाँ कुछ नहीं है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने भारत में इसका प्रतिपादन मिनर्वा मिल्स मामले से हुआ। तो न्यायिक पुनर्विलोकन हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया था, स्रोत में हमने पढ़ा था। लेकिन इसका प्रतिपादन उस केस के तहत किया गया, मिनर्वा मिल्स मामले में। ठीक, फिर विधि 3, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ने वाला था वो हमने पढ़ लिया। फिर इनसे संबंधित कुछ केस हैं, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद जो है 1951 में आया था। इसमें एससी ने कहा था कि संसद के पास मौलिक अधिकार को लेके जितनी भी उसको संशोधित करने की सारी शक्तियां है संसद के पास। मतलब एक तरीके से संसद को बोला कि तुम ही हो जो कुछ हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, एससी ने फिर बाद में आगे कुछ कहा होगा। फिर एससी ने कहा कि संविधान संशोधन करना एक प्रक्रिया है। यह निर्णय उस समय आया था, मतलब जब न्यायालय और जो विधायिका थी उनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। न्यायपालिका विश्वास करती है कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो उचित होंगे। तो ऐसे में उन्होंने बोले ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ भाई, सज्जन वाला केस आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में। इस मामले में एससी ने उपयुक्त निर्णय ही दिया, मतलब ठीक है, इसमें भी वही दिया। अब आता है गोलकनाथ वाला 1968 में। इसमें एससी थोड़ा सा अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदलते हुए नजर आता है और कहता है कि संसद के पास इसको संविधान संशोधित करने की सामान्य शक्ति प्राप्त है, ना कि उन सब में असीमित शक्ति बोली थी, इसमें बोला सामान्य शक्ति प्राप्त है। संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात संसद के मौलिक अधिकारों की संशोधन की शक्ति सीमित कर दी उसने कहा कि आप हर कुछ में संशोधन नहीं कर सकती है, मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, उसकी एक सामान्य शक्ति है। पलट दिया यहाँ पे और कह दिया कि संविधान संशोधन एक विधि है, एक कानून है। अब ये जैसे ही उस समय इंदिरा गांधी और इन सब का बहुत, सुप्रीम कोर्ट का बहुत एक तरीके से कोल्ड वॉर होता था, है ना, अधिनियम पे अधिनियम और ये सब आते जाते थे। तो भाई इसी मामले में, इस मामले के एससी द्वारा निर्णय की प्रतिक्रिया, अब भाई इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनको समाजवाद स्थापित करना था, तो एससी द्वारा निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप 24वां संविधान संशोधन 1971 लाई इंदिरा गांधी जी, और 13(4) इसमें जोड़ दिया। 13(4) और 368 3 जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, 13(4) और 368 3 जोड़ा गया। 13(4) में क्या बोला कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों पर लागू नहीं होगी। मतलब कह रहा है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात, अगर वो अनुच्छेद 13 में कुछ भी कर रही है तो उसका 368 से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक, मतलब यहाँ संशोधन जितने चाहे वो कर सकती है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में संशोधन का सीधा मतलब क्या है, आर्टिकल 13 ने क्या बोला था, मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता देता है राज्य विधान और संसद के नियमों पे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो भी संशोधन करेंगे वो 68 के तहत संशोधनों पर लागू नहीं होंगे, मतलब 68 से कोई लेना देना नहीं है। फिर 368 3 जोड़ा, इसमें क्या बोला कि संविधान संशोधन के प्रकार के साथ संविधान संशोधन की शक्ति को भी अनुच्छेद में जोड़ा गया, कि संविधान संशोधन के प्रकार बता दिए और बता दिया इसके साथ ही साथ इसकी जो शक्ति है वो भी हमारे ही पास है। अब भैया फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा देखी कि अरे इन्होंने तो 13 आर्टिकल जो है, चूंकि आपने देखा था 13 आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ा क्या काफी हुआ। फिर आया केशवानंद भारतीवाद जो 24 अप्रैल 1973 का है। अभी तक 73 याद था, यहाँ 24 अप्रैल 1973 याद रखेंगे। इस मामले में 24वां संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई और क्या कहा गया कि भैया 24वां संविधान संशोधन गैर संवैधानिक है।
क्योंकि यह संसद के संविधान संशोधन की सारी शक्तियां प्राप्त, कि संसद को ठीक है सारी संशोधन की शक्तियां प्राप्त हैं, वह चाहे तो मूल संविधान को समाप्त भी कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं करती। यहाँ एक नया शब्द दिया, आधारभूत ढांचा। अब आधारभूत ढांचे को उसने कभी बहुत डिफाइन नहीं किया, बस उसने कह दिया आधारभूत ढांचा, मतलब जिसके बिना संविधान टिक ही नहीं सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ गेम खेल दिया कि आधारभूत ढांचा, अब उसे जो भी चीजें जिस पे मुद्दा नहीं, मतलब बात नहीं करनी हो तो बोल देगा ये आधारभूत ढांचा, जाओ अब क्या कर लोगे। अब जब उसने कह ही दिया आधारभूत ढांचा नहीं किया जाता, वहां कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर एससी ने संविधान संशोधन को, वहां उन्होंने क्या बोला था, विधि इन्होंने बताई है, प्रक्रिया बताया। अब भैया क्या हुआ, इस निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया, और फिर इंदिरा गांधी ने 368(4) और 368(5) जोड़ दिए उसी प्रतिक्रिया स्वरूप। 368(4) में बोला संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जा सकती, मतलब हम जो भी संशोधन करने वो न्यायालय जा ही नहीं सकते, क्योंकि यह कोई विधि नहीं है। क्योंकि वहां ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया बता दिया था कि एक प्रोसेस है, और प्रोसेस जब होगी तो उसको कैसे आप चुनौती कर लेंगे। प्रोसेस तो हमेशा संसद के ही उसमें आती है, ठीक है। अगर कानून होता, आप भाई सुप्रीम कोर्ट तो कानून देखता है ना कि कानून सही है कि नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि एक प्रक्रिया है, तो उसने मतलब इंदिरा गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाया, बोला कि ये तो विधि है ही नहीं, ये तो प्रक्रिया है, तो सीधी सी बात, अब इसको संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और 68(5) के तहत क्या बोला, संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है। मतलब अब यहाँ देख रहे हैं डायरेक्टली लड़ाई हो रही है, तो हमने ये देख लिया। फिर आया भाई मिनर्वा मिल्स, अब सुप्रीम कोर्ट आते हैं। 1980 सुप्रीम कोर्ट कहता है 42वें इस भाग को चुनौती दी। कौन कौन सा, कि भाई आपने तो वही पूरी शक्तियां ही छीन ली सुप्रीम कोर्ट की, कि अब वो संशोधन मतलब कर ही नहीं सकता, ये वाला जो है कि संशोधन चुनौती ही नहीं दे सकते, ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट का वही छीन लिया। तो एससी ने क्या कहा, उस वाले निर्णय के खिलाफ मिनर्वा मिल्स आया। अब एससी ने क्या कहा, एससी ने कहा 42वें संविधान संशोधन का ये भाग असंवैधानिक है, क्योंकि न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को समाप्त कर रहा है, कि न्यायपालिका तो ये देख ही नहीं पाएगा कि ये जो लेके आए हैं वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें फिर उसने बोला कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, जहां आधारभूत ढांचा आया वही चीजें खत्म हो गई और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अब चीजें यहाँ खत्म हो गई। तो ये स्थितियां थी कि सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे चीजें आती हैं। लेकिन हम अपना वर्तमान समझ लेते हैं। संसद के पास संविधान संशोधन की सारी शक्तियां हैं, मूल अधिकारों को वो समाप्त भी कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। अब वही आधारभूत ढांचे का सिद्धांत उसने केशवानंद भारतीवाद में दिया था, जिसमें 13 न्यायाधीश थे और जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। दूसरी आपसे पूछ ले और एक चीज, कि ये आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का पहली बार प्रयोग किसने किया था, किस मामले में हुआ था, इंदिरा गांधी वाद में, इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण वाद में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक। संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति को गोलकनाथ मामले में सीमित कर दिया गया था। अब गोलकनाथ जो मामला है उसमें 11 न्यायालयों की बेंच थी, जो दूसरी अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, जिसमें शक्ति को सीमित कर दिया गया था। और अभी जो अनुच्छेद 13 है उसको बनाए रखा कि भाई मूल अधिकारों का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 से करता है, मैंने आपको आगे ही बताया था, ठीक। ये तो सारी चीजें हो गई। तो हमने यहाँ क्या जाना कि आधारभूत ढांचा जो है उसका प्रतिपादन तो केशवानंद भारतीवाद से हुआ था, लेकिन आधारभूत ढांचा का शब्द मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग इंदिरा गांधी राजनारायण वाले वाद में किया था। अब हम पृथक्करण का देख लेते हैं। जो चीजें जिससे रिलेटेड थी हमने वही कर ली। पृथक्करण में क्या होता है कि भाई अधिनियम के कुछ नियम ऐसे हैं जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, तो उन नियमों की अधिनियम से अलग कर, मान लो ये पूरी रेल है, पूरा कोई अधिनियम आया और इसके इतने पार्ट हैं, कुछ पार्ट हैं जो किसी भी तरीके से मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं, तो वो इसी पार्ट को हटाने के लिए कह रहा है। वो कहता है कि आप चाहें तो ये वाले जो पार्ट हैं वो हट जाएंगे और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा वही बना रहेगा। देखिए वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है, अगर किसी अधिनियम के कुछ भाग ऐसे हैं जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त करे, तो उन नियमों की अधिनियम से अलग कर दिया जाएगा। इसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अगर किसी अधिनियम को कोई बात ऐसी है जो इस क्षेत्र जो मूल अधिकारों को छीन रही है, तो उनका अधिनियम से निकालने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाए, तो ऐसे अधिनियम को समाप्त माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि उसको पृथक कर दिया जाएगा अगर कुछ ऐसा हो रहा है। और फिर अगर लग रहा है कि पूरा ही पृथक करना है, तो फिर वो
और अगर वो पार्ट निकालने से वो पूरा उद्देश्य खत्म हो जाता तो ये वाला भी पूरा समाप्त ही माना जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 4-5 को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। जैसे आर्टिकल 368 है पूरा, इसका क्लॉज 4 और जो 5 थे इनको केवल असंवैधानिक कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं 368 खत्म हो गया, तो वो इसी को ही बात को बता रहा है। फिर अधि, ये अधि लिखा हुआ है, अधिव्यंजन, अधिव्यंजन, अधिव्यंजन का सिद्धांत क्या होता है? त्यागने से। भैया आपके यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है में एक नियम लागू होता है, यह नियम लागू नहीं होता है अधिव्यंजन वाला। क्या कि मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए दिए गए तथा यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जो जन्म के साथ प्रारंभ होते हैं और मृत्यु के साथ समाप्त होते हैं। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि हमको ये अधिकार नहीं चाहिए, हम अपना ये अधिकार त्याग रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होता। अमेरिका में हो सकता है, आप अमेरिका जाइए, वहां अपने अधिकारों को त्याग कर सकते हैं। एक बार आप पैदा हो गए तो ये अधिकार आपके जन्म के साथ जुड़ जाएंगे और मृत्यु के साथ ही खत्म होंगे। फिर भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है अनुच्छेद 13 के संबंध में सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 13 संविधान लागू होने के दिन से प्रारंभ होता है। मतलब एक तरीके से जो वक्त, जिस समय जो चीजें हुई थी उसी समय के लिए इसको बोला जाता है। इसको और क्लियर कर लीजिए, एक सेकंड रुकिए जरा। जो भूतलक्षी है, भूतलक्षी का सीधा सा मतलब होता है कि जब किसी कानून को पिछली तारीख से लागू किया जाए। मान लो आज ये कानून आज आया है, लेकिन इसको बोला कि इस दिन से, मतलब इस समय के जितने भी हैं वो इस दिन से इस नियम को लागू किया जाएगा। तो भूतलक्षी का मतलब होता है कि आपने पिछली तारीख से किसी चीज को लागू किया, किसी प्रभाव को लागू किया। लेकिन बस आपको यहाँ याद रखना है कि अनुच्छेद 13 जो है भूतलक्षी प्रभाव का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से पे लागू नहीं होता, बाकी होंगे, ठीक है। कोई भी भूतलक्षी प्रभाव वगैरह कोई भी कानून लेके आता है तो वो सब पे होंगे, लेकिन अनुच्छेद 13 को छोड़ के, मतलब अनुच्छेद 13 से इनका कोई लेना देना नहीं होगा और इसको नहीं छू सकता, इस पे लागू होगा ही नहीं। नहीं तो ये तो फिर कर देंगे कि भाई अनुच्छेद 13 है, इसको इस दिन से ये किया, जबकि अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता को बनाया हुआ है, संसद विधानमंडल इन सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अनुच्छेद 13 पे भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है, मतलब बैक डेट से एक तरीके से कानून लागू करना। अब हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार। वो तो हमने सारी पिछली पुरानी बातें कर ली, उनसे डिटेल में जिस हिसाब से एग्जाम पूछा जा रहा है वो, इसलिए वो डिस्कशन जरूरी था। एक बार ये भूतलक्षी फिर से देख लीजिए, मुझे लग रहा है इधर आप फंस जाएंगे। भूतलक्षी यहाँ पे बात हो रहा है कि भाई मौलिक अधिकार तो ऐसे पिछले जो कानून बन चुके थे, तो भाई अब वो पिछले कानून मान लो ऐसे कोई बने होंगे जो आर्टिकल 13 को या मौलिक अधिकारों को खत्म कर रहे होंगे, तो वो ये भूतलक्षी कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया, मतलब अनुच्छेद 13 पे ये लागू नहीं होता है। ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से एक बार समझ लो भैया, क्योंकि इधर मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप लोग रह जाएं। भूतलक्षी का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए अगर ये कानून बन गया, एक सेकंड रुकिए, ये जैसे यहां मान लीजिए कोई कानून बन गया है, कुछ भी होगा, और मान लीजिए पिछला कोई भी है कि अनुच्छेद 13, मतलब भूतकाल में जो भी कानून बने होंगे वो अनुच्छेद 13 को खत्म नहीं कर सकते, उसको उस पे तो ये सब लागू होगा ही नहीं, क्योंकि ये संसद और विधानमंडल है ना, इनके ये जो कानून बनाते हैं उस मैटर में ये मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। तो इसीलिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून पिछला बना हो जो अनुच्छेद 13 को मतलब प्रभावित कर रहा हो, तो इस हिसाब से तो फिर वो अनुच्छेद 13 जो है वो खतरे में आ जाएगा, ये खतरे में आ जाएगा। तो बस इतने ही, इसमें केवल इतना समझना है, कुछ नहीं समझना है कि भाई पहले कुछ भी कानून बने होंगे तो बने होंगे, हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन वो 13 को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ बस इतना समझो, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाई, अब मौलिक अधिकार पे बात कर लेते हैं। वो इससे पहले का वो जो सारी चीजें थी वो जरूरी थी, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो आपकी एक तरीके से भूमिका नहीं बनी रहेगी। आपको कभी तुक्का भी लगाना तो हम लगा तो पाए। देखिए मौलिक अधिकार पहला हम देखते हैं समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? एक 14 से 18 है, तो हम 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। एक तो आवाज बहुत डाउन हो रही है क्योंकि तबीयत खराब थी, तो है, तब भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप पीछे ना हो जाए।
ठीक है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो विधिक समता को लेके है। विधिक मतलब कानून, कानून में समता बनी रहे। क्या किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस बात को समझिएगा कि विधि के सामने सब बराबर है। ठीक है, विधि सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगी। ऐसा नहीं कि कोई कोई अमीर है गरीब है तो उसको वो कर देंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति विधि के सामने बराबर है। वही बात कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के सामने बराबर है, विधि के ऊपर कोई नहीं है, चाहे उसका कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना। इसलिए कहा जाता है कि भारत में विधि का शासन है, व्यक्ति का नहीं। सबसे ऊपर क्या है हमारे यहाँ? विधि, ना कि व्यक्ति। विधि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है जो रूल ऑफ लॉ के माध्यम से प्रक्रियात्मक न्याय प्रदान करती है। क्या होता है कि भाई प्रोसेस चल रही है, भाई मान लीजिए ये विधि है और ये बहुत कमजोर वर्ग है और ये अच्छा खासा वर्ग है, तो क्या है, वो तो दोनों के साथ समान व्यवहार कर रही है इस हिसाब से देखा जाए। पर नहीं, हमारे कानून को इनके हिसाब से लचीला होना पड़ेगा, तब तो भाई इनकी तो पहुंच ही नहीं है कानून तक। आप तो कह रहे हैं कि हमने तो दोनों के साथ बराबर समान रूप से वो व्यवहार किया, लेकिन ये समान रूप से व्यवहार नहीं है, वो तो इनकी तो पहुंच ही नहीं, इनकी तो पहुंच है। तो इनके लिए आपको कुछ विशेष करना पड़ेगा, इनके साथ आप एक सकारात्मक भेदभाव करेंगे ताकि वो यहां तक उनकी पहुंच तो हो। ठीक है, तो यही विधि का ये नकारात्मक था कि केवल प्रोसेस फॉलो कर रहा था, तो ये नकारात्मक संकल्पना है जो रूल ऑफ लॉ, केवल रूल्स, लॉ को रूल्स मतलब रूल्स के जो लॉ है उनको केवल फॉलो कर रही थी। फिर आया विधि के समक्ष जो समता है, इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में इस सिद्धांत का प्रतिपादन डायसी ने किया था। ठीक है, ये वाला जो है विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया है और ये सिद्धांत डायसी ने उस समय दिया था विधि के शासन का। विधि के शासन का मतलब वही है कि भाई विधि सर्वोच्च है, विधि के सामने सब बराबर है और संविधानवाद है, इस तरीके का। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को उसकी पदावधि के दौरान उनकी शक्तियां या कर्तव्यों के प्रयोग के लिए न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अपवाद है कि उस मैटर में हमें इनको प्राथमिकता देंगे। हाँ, कोई भी आपराधिक राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दो चीजें हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, ये तो विधि के समक्ष समता। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध वही कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी कारावास के लिए कोई आदेश जारी नहीं होता। हमने यहाँ पे उनको विशेष एक तरीके से आश्रय दिया है, यहाँ हमने विधि को थोड़ा सा कम किया है। राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ सिविल केस में, कोई भी सिविल केस होगा, नागरिक केस जो भी होंगे, वो 2 माह पूर्व सूचना देकर कार्रवाई की जा सकी। और आपराधिक केस तो होने ही नहीं है। ठीक है, केवल सिविल केस जो होंगे वो भी 2 माह पहले आपको बताने होंगे। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राजदूत होते हैं, और भी राजनयिक जो भी हैं, उनको भी इस मैटर में इसी तरीके की छूट दी जाती है, याद रखेंगे। संसद व विधानमंडल में कही गई बात व किए गए कार्य के लिए सदस्य उत्तरदायी नहीं होते हैं। हाँ, ये तो है ही, ये तो अलग से लिख लिया था, इसका कोई मतलब नहीं है। संसद में कुछ भी बोले, क्या भी करे, तो उस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है। वहां उत्तरदायी होने लिए तो आधे तो संसद में बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें बोलना तो आता नहीं है, कुछ भी बकते हैं। तो वही देखिए, हम अब एक नया लेके आया गया, विधि का समान संरक्षण। ये हमने अमेरिका से लिया। वो क्या था? विधियों का, ये देख लीजिए, ये क्या था? विधि का समक्ष समता, विधि के सामने सब समान है। ये वाला जो था वो एक तरीके से क्या था? केवल प्रक्रियात्मक था, केवल प्रोसेस फॉलो कर रहा था। फिर हमने अमेरिका का, इसी मैटर में हमने अमेरिका का विधियों का समान संरक्षण, इसको लागू किया। ये सकारात्मक अवधारणा। इसमें होता क्या? समान लोगों के साथ समान विधि होगी और जो असमान परिवेश में है उनके लिए हम एक अलग विधि बनाएंगे ताकि वो भी उस तरीके से आ जाए। मतलब व्यक्तियों की परिस्थितियां देखकर, जिसकी परिस्थितियां जैसी होंगी उनके लिए विशेष परिस्थिति के हिसाब से कानून लाएंगे। ठीक है, समान लोगों के लिए समान विधि और असमान लोगों के लिए असमान विधि कही जा सकती है। इसीलिए अनुच्छेद 14 को, ये जो 14 हम पढ़ रहे हैं, 14 को वर्ग विभेद, तो यहाँ पे वर्ग विभेद तो किया जाता है, वर्गों के बीच विभेद किया, लेकिन ये जो वर्ग विभेद है वो कैसा है? सकारात्मक है। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ग विभेद करते हैं, ना कि विधि का विभेद करते हैं। हम कानून को नहीं बांट रहे हैं, कानून एक ही है, लेकिन ये जो है हम इनको बांट रहे हैं कि भाई इनकी पहले यहाँ तक पहुंच कर दे, तब तो ये इनके बराबर आएंगे, ये तो पहले से यहाँ है। तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे। अब हमसे क्या पूछ लेगा? विधि की समता और विधि का समान संरक्षण।
ये वितरणात्मक है, मतलब ये बांटता है, ये चीजों को देखते हुए, ये केवल रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो वही समता और संरक्षण में क्या अंतर हुआ, ये नकारात्मक है तो ये सकारात्मक है, ये प्रक्रियात्मक है तो ये वितरणात्मक, वो सारी चीजें देखते हुए वितरित करता है न्याय, ये न्याय को वितरित करता है। ठीक है, ये केवल प्रोसेस फॉलो करता है। ये इंग्लैंड से लिया तो ये हमने अमेरिका से लिया था। ठीक, अनुच्छेद 14 संविधान का आधारभूत ढांचा है बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये समता विधि का जो है, विधि की समता जो है वो आधारभूत ढांचा है बोला था। विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, सीधी सी बातें लगाई गई, एक व्यक्ति और स्वयं को या फिर पूरे वर्ग को भी एक माना जा सकता है। मतलब ये सब फालतू है, इनसे कोई लेना देना नहीं, हटाओ। यहाँ आइए आप सीधे, हम 15 पे आइए। जो 14 की इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहीं तक खत्म हो गई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 पे आएंगे आप। 15 है सामाजिक समता, मतलब समाज में समता बनी रहे, ये है एक समाज, इसमें समता बनी रहे। कैसे समता, और समता केवल, ये केवल भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए जहां है वहां बार बार वही लिखना, 15, 16, 19, 29, 30, तब याद होगा। ये भारतीयों के लिए है। 15 में जीवन के किसी भी क्षेत्र में सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति दिलाता है, कि समाज में कोई भी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। जैसे एक धर्म से भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) ये क्लॉज देख लेना, क्योंकि क्लॉज 15(1) में बोला गया कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। धर्म, दूसरा मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन, राज्य। दूसरे में कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तीसरे में बोला गया कि 15(3) में क्या बोला गया कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान, जैसे महिला आयोग ला दिया गया है ना। ठीक है, फिर 15(4) में क्या बोला गया है कि राज्य समाज और शैक्षणिक, मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे SC ST आयोग है, OBC आयोग है, ये सारी चीजें। ये मूल संविधान में नहीं था, प्रथम संविधान संशोधन 1901 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसको यहीं लिख लेंगे ताकि चीजें कंफर्म रहें। फिर 15(4) वो मैंने वही बता ही दिया कि संविधान में नहीं था, पहले द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 15(4) तो क्या था, ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे रहा था, कौन सी, सरकारी। लेकिन 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत 93 संविधान संशोधन 2005 आया, और उसमें बोला गया कि भाई इनके लिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी विशेष व्यवस्था की जाए। ये तो 4 वाला था, तो वो तो भाई सरकार सरकारी है। लेकिन फिर 5 आया, वो किसके तहत, 93वां संविधान संशोधन 2005, कि निजी संस्थानों में भी इनको आरक्षण टाइप की व्यवस्था हो। ठीक, और ये जो आरक्षण होगा निजी संस्थानों में, ये आर्टिकल 30 के तहत नहीं गिना जाएगा। ठीक है, 30 के तहत वो अपना विशेष है, विशेष रूप से जो संस्कृति को लेके जो किया गया। यहाँ ये जो आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाएगा वो आपका एक तरीके से 15(5) के तहत 93 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, अब ये नहीं कि तुम अनुच्छेद 30 में भी कहें कि हमारे यहाँ तो बोला गया था ये, लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत ये इंटर नहीं करेगा, 30 बिल्कुल अलग है। फिर इसी के तहत क्या आया भाई, एक 15(6) भी लाया गया। 15 जो जब 6 की बात करेंगे तो 124वां विधेयक था, एक और 103 अधिनियम था। ये पूरा है EWS जो है 103वां 2019 का था। इसमें क्या कहा गया था, अनुच्छेद 15(5), 4 और 5 में जितने भी जो वर्ग हैं, जैसे अभी था SC ST OBC, इनसे भिन्न वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से हैं, दुर्बल हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई। मतलब EWS आया, जिसके तहत अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अनुच्छेद आपने देखा 4 क्या था, 4 आपका सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए व्यवस्था SC ST हो गया। फिर आपका 5 क्या कह रहा है कि निजी संस्थानों में भी इनको, शैक्षणिक संस्थान होंगे जो निजी, उनमें भी इनको वो दिया जाए। अब अलग से भाई बात चल रही थी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी भी बात की जाए, तो फिर ये वाला लाया गया। ठीक है, फिर ये सब कुछ मतलब के नहीं है, इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। EWS वो आपने वहीं लिख लिया मैंने फिर से, ताकि चीजें थोड़ा सा ठीक रहें। फिर सीधे 16 पे आइए, और बाकी कहीं कुछ नहीं है, वो सब व्यर्थ, ज्यादा अच्छा नोट्स बनाने के चक्कर में हो गया था। 16 जो है, आर्टिकल 16 कहता है अफसर की समानता। अफसर की समानता क्या, कि सिर्फ भारतीयों के लिए, मैंने बार बार कहा 15, 16, 19, 29, 30 बार बार लिख लो, कि भाई इसमें क्या होगा कि
लोक नियोजन में अफसर की जो समानता है वो प्रदान की जाएगी। अफसर की समानता की बात प्रस्तावना में भी जैसे हालांकि की गई। अब भाई सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा। 16(1) में क्या है, राज्य लोक नियोजन में भारतीय नागरिकों को अवसर की समता प्रदान करेगा। 2 में कहा है कि राज्य लोक नियोजन में नियुक्ति के संबंध में नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और 2 और जुड़ गए यहाँ पे, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें 7 हो गए इसमें। बस इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है वो। ये एक ये याद कर लेना कि भाई 16(4) में एक बात कही गई है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की अधीन सेवाओं में नहीं है, तो उनके लिए वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। मतलब SC ST OBC के लिए नौकरी में जो आरक्षण होता है वो 16(4) के तहत मिलता है। ठीक, इसमें बाकी कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। बात ये हुआ था कि एक नया आर्टिकल 16(4) भी जोड़ा गया था जिसमें कहा था कि भाई पदोन्नति होगी तो उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। लेकिन इस पे बहुत बवाल हुआ कि भाई अब जब पदोन्नति में भी आरक्षण होगा तो भाई एक तरीके से जो काम की जो कुशलता है वो तो खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो थी इसको इस पे ये चीज बवाल उठा था। लेकिन 16 भी इंपॉर्टेंट है। 16 जो बी है 4 बी, ये कहता है कि बैकलॉग सीटें हैं। मतलब 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया जिसके अनुसार बैकलॉग सीट की व्यवस्था की गई। बैकलॉग सीट क्या होती है? ऐसी सीटों से जो SC ST OBC की जो सीट है जो विगत कुछ वर्षों से भरी नहीं है, हो सकता है वो बाद में इकट्ठा करके, लेकिन जो भरी नहीं है तो उनको जब भी लाया जाएगा उन्हीं के लिए ही लाया जाएगा। ये नहीं कि वो सीटें किसी और के लिए ला देंगे। ठीक है, वो केवल वहीं पढ़िएगा, ये सब छोड़िएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर एक ये आपका था कि 16(6) जब जोड़ा गया तो भाई इनको भी 16(6) भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ बस एक चीज ये याद रखना, समाजवाद जो है, पूर्ण समाजवाद जो है 14, 15, 16, एक बार क्वेश्चन कहीं UPSC या किसी में पूछा गया था पूर्ण समाजवाद के तहत कितने आर्टिकल आते हैं, तो 14, 15 और 16 जो क्रम से हैं ये पूरे समाजवाद को स्थापित करते हैं, प्योर रूप से समाजवाद है ये आर्टिकल। ठीक, फिर 17 पे आ जाएंगे कि इसका अधिकार अनुच्छेद 35 में संसद को दिया गया है। इस संबंध में कोई भी कानून बनाएगी संसद बनाएगी। इसी का यूज करते हुए संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया गया था, छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाया गया था। 1976 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार अस्पृश्यता अधिनियम 1955 कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब नाम बदला गया, 1976। ठीक है, और ये बात जो 17 है वो पूर्ण अधिकार है, ये किसी भी स्थिति में इसका कोई अपवाद ही नहीं है। मतलब आप इस पे प्रतिबंध क्यों लगाएंगे? आप इस पे प्रतिबंध लगाने का मतलब कि आप चाहते हैं कि आप प्रतिबंध लग जाए तो आप खूब लोग छुआछूत करें, तो ये पूर्ण अधिकार है, याद रखेंगे। फिर सीधा आएंगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सेना और विधा के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब सेना क्षेत्र में भी मतलब जो है उपाधि दी जा सकती है, विद्या क्षेत्र में। ये निर्देशात्मक अधिनियम है। ठीक है, ये निर्देश दे रहा है, ये वाला जो आपका मान लीजिए आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा अधिनियम है जो निर्देश दे रहा है, तो ये निर्देशात्मक अधिनियम है, याद रखेंगे। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता। जो भारतीय नागरिक है वो तो विदेशों से ले ही नहीं सकता, लेकिन कोई जो विदेशी व्यक्ति है वो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। एक तो क्या बस हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है तो इसलिए अगर इसे लेना होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से ले लेगा। कोई व्यक्ति जो भारत में लाभ और कोई व्यक्ति जो भारत में लाभ है उसके पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भेंट, उपलब्धि या पद ले सकता है, लेकिन उपाधि नहीं ले सकता। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर विदेशी नागरिक आ जाएगा तो वो उपाधि ले सकता है, लेकिन जो भारत का व्यक्ति है वो बाहर से उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन उपलब्धियां ले सकता है। जैसे आप देखते हैं शाहरुख खान को ये डीलिट की उपाधि दी गई, उपलब्धि एक तरीके से होगी, वो पद और ये सब ले सकता है, वो उपाधि नहीं है, याद रखेंगे। वो हम लिख देते हैं जनरल भाषा में। भारत सरकार ने 1954 में
स्टार्ट किए थे भारत रत्न पुरस्कार। एक तरीके से ये पुरस्कारों की एक पूरा वो कि कौन कौन से पुरस्कार दिए, तो हमारे पे चार हैं, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, फिर भूषण है, फिर श्री है। मतलब पहले चार हुए, फिर तीन हुए, फिर एक हुआ। तो ऐसे ऐसे भी आपको क्रम ना याद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जा सकता है। केवल ये पांच महिलाएं हैं जिनको मिला। ये क्रम है, इसको याद रख लेना। ये एक बार आया था किसी में। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ और सुब्बा लक्ष्मी, लता मंगेशकर। ठीक है, ये पांच महिलाएं जिनको क्रम इस क्रम में अभी तक भारत रत्न मिला है। बाद में 1977 में मुरारजी की सरकार ने इन सम्मानों को समाप्त कर दिया। फिर भाई 80 में फिर आई गांधी, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने उसको पुनः प्रारंभ किया। और इंदिरा गांधी ही पहली महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया। और कब दिया गया वो याद रखेंगे, 1971 में। ठीक। अब ये वाला जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत थक रही हूँ। तो अब अगर इस क्लास में कोई डाउट होगा तो एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे आप लोग। तो मैं इसको अगर हुआ तो मैं दोबारा भी ले लूंगी। मुझे लगा कि आज ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो मैंने जितनी मेरी क्षमता है वो मैंने अभी देने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू सो मच।